गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दयानंद यूट्यूब के लोगों अड्डा चैनल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग वायुमंडल का परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर कई सौ मील दूर तक विभिन्न परतों के रूप में भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण, धूल कणों और जलवाष्प का मिश्रण ही वायुमंडल है। वायुमंडल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन और पारदर्शी गैसों का मिश्रण है। दूसरे प्रश्न कि वायुमंडल क्यों व्याप्त है? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल ये क्यों है? इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी के अंदर, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसके कारण से वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती पृथ्वी के अंदर तो ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ नहीं होता। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्यों इसके अंदर आई? इसका कारण है पृथ्वी के अंदर जो तीसरी लेयर होती है निकिल और फेरस, इसकी वजह से इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण से वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त है। वायुमंडल की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे वायुमंडल की ही वजह से पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की गैसें यहाँ के जीव जंतुओं के लिए अनेक रूपों में लाभप्रद हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब सभी जीव जंतुओं के लिए लाभप्रद हैं। वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल भूपर्पटी से इसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक है और ये 5 लेयर में है। वायुमंडल 5 स्तर में है, 5 परतों में विभाजित है और भूपर्पटी से 10,000 किलोमीटर तक। तो ऊपर वाले जो स्तर का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे एयरोलॉजी कहते हैं। नीचे वाले स्तर का, नीचे वाले परतों का जब अध्ययन करेंगे तो उसे मेट्रोलॉजी कहेंगे। दोस्तों, वायुमंडल में पाए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके वजह से हरितगृह प्रभाव देखने को मिलता है, उसी हरितगृह प्रभाव के कारण से पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सी है। अगर वो हरितगृह प्रभाव नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, तो पृथ्वी का औसतन तापमान -18 डिग्री सी हो जाता, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाते, सब जगह बर्फ जम जाते और जीवन मुश्किल हो जाता। पूरे वायुमंडल की बात की जाए तो 97% वायुमंडल भूपर्पटी से केवल 29 किलोमीटर के ही अंतर्गत पाया जाता है, बाकी 3% 29 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। तो ये कुछ बातें, बाकी संगठन की बातें हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जलवाष्प हैं, धूलकण हैं। इसमें कुछ गैसों का नाम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ दिया हुआ है। और यही 4 मुख्य गैसें सब कुछ निर्धारित करती हैं वायुमंडल में। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देख लिया जाए तो 99% होता है। पूरे गैसों में 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.93%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और इन चारों गैसों का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी विशेषता है। जैसे नाइट्रोजन की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये आग को फैलने में रोकती है। आग ये फैलने नहीं देती नाइट्रोजन, जबकि वहीं ऑक्सीजन आग को जलाने में काम करती है। ठीक है। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन के लिए कार्य करती है, पौधों में नाइट्रेट के रूप में अवशोषित होती है। और ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, ऑक्सीजन की वजह से मानव का जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी अपनी भूमिका है। ये भूतापी जो गैसों में योगदान है, इसका 50% है सीधे सीधे, जबकि मात्रा इसकी 0.03% ही है। 100% में केवल 0.03% है, जबकि पृथ्वी पर जो भूतापी गैसों में है योगदान, तो इसका 50% है।
और ये प्रकाश संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरीके से अब हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर कई सौ मील दूर तक 5 चरणों में, 5 स्तर में, 5 लेयर में बटा हुआ है। और 5 लेयर में बंटने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर पाए जाने वाले गैसों में दाब और वहां पर पाए जाने वाले ताप के अंतर के कारण 5 चरण बनाए गए हैं, 5 स्तर, 5 लेयर बनाए गए हैं। तो सबसे पहला जो स्तर है, सबसे पहली जो परत है वायुमंडल की, वो है क्षोभ मंडल, जिसकी अंग्रेजी है ट्रोपोस्फियर। दूसरा संताप मंडल, जिसकी अंग्रेजी है स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा है मध्यमंडल, जिसकी अंग्रेजी है मेसोस्फियर। चौथा मंडल है तापमंडल, जिसको थर्मोस्फियर कहते हैं। तापमंडल में आयन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बहुतायत देखने को मिलती है, इसलिए इसको तापमंडल को आयन मंडल भी कह देते हैं, हम लोग आयनोस्फीयर कह देते हैं। इसके बाद है सबसे अंतिम परत बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो पहला है क्षोभ मंडल, जिसकी भूपर्पटी से ऊंचाई 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक है। अर्थात अगर इसके भूमध्य रेखा पर देखा जाए तो 18 किलोमीटर है, क्योंकि इस भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं, जिसके कारण से यहाँ गर्मी होता है और दाब कम होता है। गैसों में दाब में कमी आती है, क्योंकि गैसें गर्म के कारण फैलने लगती हैं। जब फैलती हैं तो भूपर्पटी से इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अर्थात 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, सामान्य ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल का बहुत सारा नाम है, जैसे विक्षोभ मंडल, निम्न मंडल क्योंकि सबसे निचली परत होती है, अधोमंडल, संवहन मंडल क्योंकि यहाँ संवहनी हवाएं चलती हैं, परिवर्तन मंडल क्योंकि यहाँ हमेशा परिवर्तन देखने को मिलता है, हर क्षण क्योंकि हमेशा यहाँ मौसमी घटनाएं घटती हैं, आंधी, तूफान, बादल, बिजली, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं सब इसी मंडल में देखने को मिलती हैं। और इसी मंडल में गैसों की अधिकता के कारण, विषैले गैसें होने के कारण, भारी गैसें अधिक होने के कारण इसी मंडल में हरितगृह प्रभाव भी देखने को मिलता है। हरितगृह प्रभाव का मतलब होता है कि एक ऐसा लेयर, विभिन्न गैसों से बना हुआ एक ऐसा लेयर जिसको सूर्य की किरणें तो पार कर जाती हैं लघु तरंगों के रूप में, लेकिन वापस जब वो परावर्तित होने लगती हैं धरती से दीर्घ तरंग के रूप में, तो वो दीर्घ तरंग के रूप में जब वापस होती हैं तो परावर्तित नहीं हो पाती हैं, अर्थात इसी गैस के लेयर में घेरे में आ जाती हैं और वहाँ के तापमान में वृद्धि कर जाती हैं। ये हरितगृह नेचुरल है, कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। जैसे ठंडे प्रदेशों में कृत्रिम रूप से बना करके उसको, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ कृत्रिम रूप से बना करके वहाँ फल और सब्जियों का निर्माण हरितगृह के माध्यम से किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है और CFC है। हरितगृह में CFC और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। इन सब गैसों से नुकसान ओजोन परत को कुछ पहुंचा है, और भी जो विषैले गैसें हैं चिमनियों से इत्यादि से ओजोन गैस को नुकसान पहुंचा है। हरितगृह से भी निकलने वाली गैसों से ओजोन गैस को नुकसान पहुंचा है। इस क्षोभ मंडल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कही जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, वो ये है इस क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो तापमान में कमी देखने को मिलती है। अर्थात 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम लोग जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दृष्टि से तापमान में कमी होती है। 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी हो जाती है, जिस कारण से क्षोभ मंडल की जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वहाँ बर्फ जमे हुए मिलते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पर, हिमालय पर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा जमे हुए मिलते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फीली हवाएं चलती हैं। इसलिए इस मंडल में तापमान में कमी देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग जब क्षोभ मंडल को क्रॉस करेंगे तो क्षोभ सीमा आती है, ट्रोपोपास जिसे कहते हैं, ट्रोपोपास। ये यहाँ पर तापमान बहुत कम हो जाता है, -80 डिग्री सी हो जाता है, जो 5 किलोमीटर का लेयर में रहता है।
इसलिए इस -80°C तापमान को ही क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोपास कहते हैं। क्षोभ मंडल को हम लोग आगे निकलेंगे। समताप मंडल, समताप मंडल नाम से ही क्लियर है, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप समान ताप रहता है। हाँ, इसमें समताप मंडल में तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसका कारण होता है ओजोन परत, ओजोन का लेयर। ओजोन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, लेयर बन जाता है O3 का लेयर बन जाता है, जिसके वजह से पराबैंगनी किरणें इस ओजोन परत में आ जाती हैं और इन पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन परत अपने में अवशोषित कर लेता है, जिसके वजह से यहाँ पर फिर से एक बार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तापमान में वृद्धि होने लगती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को क्रॉस करके धरती पर आ जाएं तो मानव का जीवन समूल नष्ट हो जाएगा। इस पराबैंगनी किरण से ओजोन परत धरती को बचाता है, इसलिए धरती का रक्षा कवच ओजोन कहलाता है। यहाँ पर एक बात और कि ओजोन की जो मोटाई है 10 से 15 किलोमीटर का जो भी, तो इसकी मोटाई को नापने की एक इकाई है, उसका नाम है डाल्टन इकाई। समताप मंडल में तापमान की वृद्धि होती है और फिर इस ओजोन परत के ऊपर हम लोग जाते हैं तो वहाँ तापमान एकदम स्थिर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जेट प्लेन उड़ने का आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। हवाई जहाज सारे जो प्लेन हैं वो इसी समताप मंडल में उड़ते हैं। इसकी एक और विशेषता है, एक और कि इस समताप मंडल में ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि बादल का निर्माण हो जाता है। उस बादल को मदारा पर्ल कहते हैं, न्यूक्लियस क्लाउड कहते हैं, न्यूक्लियस बादल कहते हैं। ये बादल का निर्माण कैसे होता है कि इस क्षोभ मंडल से कुछ संवहनी धाराएं ऊपर की तरफ चली जाती हैं और यहाँ पर न्यूक्लियस क्लाउड का निर्माण कर जाती हैं। इस क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद 5 किलोमीटर का लेयर पाया जाता है जिसे स्ट्रेटोपास कहते हैं, समताप सीमा कहते हैं। यहाँ तापमान घटकर 0°C तक पहुँच जाता है। अब इसके बाद फिर से यहाँ 0°C के बाद से फिर तापमान में कमी ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, पहले क्षोभ मंडल में तापमान में कमी हुई, तापमान घटता गया, फिर समताप मंडल में तापमान बढ़ता गया, तापमान में वृद्धि होती गई, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले ओजोन परत पराबैंगनी को अवशोषित करती गई, इसलिए तापमान में वृद्धि। अब फिर ये वृद्धि 0°C तक पहुंची। अब 0°C के बाद से अब कमी होनी शुरू हो जाएगी मध्यमंडल में। ये कमी इतनी हो जाएगी कि -100°C पर तापमान पहुंच जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा तापमान, जिसे मेसोपास कहते हैं, मध्य मंडल की सीमा कहते हैं। मध्यमंडल में तापमान इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि एकदम ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और वो हवाएं बर्फ के रूप में चलने लगती हैं। इसके वजह से यहाँ नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड का भी निर्माण हो जाता है। ये नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि जो उल्का पिंडें आती हैं आसमान से, उल्का पिंडें जो अंतरिक्ष से आती हैं, वो तापमंडल में तो अत्यधिक ताप के कारण बिखर जाती हैं, लेकिन फिर भी उसके कण इस मध्यमंडल में आ जाते हैं और इस मध्यमंडल में तापमान में बहुत ज़्यादा कमी रहती है, ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, बर्फीली हवाएं, और ये बर्फीली हवाएं इस कणों पर आकर के जम जाती हैं, जिसके कारण यहाँ नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड का निर्माण हो जाता है। ये नॉक्टिल्यूसेंट बादल ठंडे परत के कारण से होता है, इसीलिए मध्यमंडल को सभी परतों में सबसे ठंडी परत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तापमान -100°C तक पहुँच जाता है। इसके बाद आता है तापमंडल, थर्मोस्फीयर, जिसमें एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगता है। ये संचार उपग्रह के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगे इस आयन मंडल में, इस तापमंडल में पाए जाने वाले आयन की अधिकता के कारण यहाँ जो आयन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसी आयन से रेडियो तरंगे टकरा करके फिर पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं। अगर ये आयन नहीं पाए जाते तो पृथ्वी से जाने वाले रेडियो तरंग वापस नहीं आते और वो सीधे अंतरिक्ष में चले जाते। लेकिन तापमंडल में जो आयन की मात्रा अधिक होती है, आयन पाए जाते हैं, जिसके लिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं। इसके वजह से यहाँ पर संचार उपग्रह पाया जाता है और यहाँ IRS प्रणाली के सारे उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। आयन मंडल की IRS प्रणाली को देखा जाए या संचार उपग्रह को देखा जाए तो ये 4 चरणों में विभाजित होते हैं। G लेयर, F लेयर, E लेयर, D लेयर। G, F, E, D, ये 4 प्रकार के परत होते हैं जिनसे रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। G से सभी प्रकार की रेडियो तरंग परावर्तित हो जाती हैं, F से लघु और E से मध्यम और D से दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, जिससे टीवी अच्छे से देखा जाता है। एक और बात
कि यहाँ आयन की इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, आयन इतना ज़्यादा हो जाता है कि सूर्य की किरणों को वो अपने में सोखने लगता है, सूर्य की लपेटों को वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण से अपने में चुंबकत्व गुण उसके अंदर आ जाता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग उसमें समाहित होने लगती है, जिसके कारण से ध्रुव से देखने पर वो चुंबकत्व कारण जब वो खींचता है सूर्य की किरणों को, तो ध्रुव से जब हम लोग उसको देखते हैं तो वो बहुत चमकीला दिखाई देने लगता है, जिसे अरोरा कहते हैं, लाइट कहते हैं, ज्योतिपुंज कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से देखेंगे तो उसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर दिखने वाले अरोरा को अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। इसमें जब प्रकीर्णन होता है, सूर्य का रोशनी का प्रकीर्णन होता है इन आयनों के बीच, जब आयन पॉजिटिव हो जाते हैं, धनात्मक हो जाते हैं, तो उनके बीच जब प्रकीर्णन देखने को मिलता है तो इसके कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। अगर ये प्रकीर्णन नहीं होता, आयन नहीं होते, तो आकाश काला दिखाई देता है, आकाश का रंग काला दिखाई देता है धरती से। इसके बाद हम लोग वायुमंडल देखेंगे। वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। इसके बाद अंतरिक्ष आ जाता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग देखते हैं इनसेट प्रणाली के उपग्रह भी स्थापित किए जाते हैं यहीं पर, जिसे भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं। ये भूस्थैतिक इसलिए होता है क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ चलता है। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, ऐसे ही ये भूस्थैतिक उपग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी भी 24 घंटे में अपने ध्रुव पर एक घूर्णन कर लेता है, वैसे ही ये विग्रह अपने धुरी पर एक घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेता है। ठीक है, जबकि ध्रुवीय उपग्रह जो IRS प्रणाली के थ्रू यहाँ आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं, ये 100 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह 100 मिनट में एक चक्कर, जबकि भूस्थैतिक उपग्रह 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से वायुमंडल की ये विशेषताएं आप लोगों के सामने मैं रखा हूँ। और इसके बाद फिर अगला जो टॉपिक रहेगा वो विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित रहेगा, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से, उपग्रह प्रौद्योगिकी से संबंधित रहेगा। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस टॉपिक, और प्लीज़ इसे आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आप लोगों के लिए नया टॉपिक लाते रहें। धन्यवाद।